देखिए, आज की क्लास में जो रेड एल्गी हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए जो सबसे पहली चीज है, वापस मैं वही रिपीट करूंगी, ये जो टेबल मैंने आपको शो किया था, ठीक है। तो टेबल के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, इस रेड एल्गी के लिए जितने पॉइंट्स पॉसिबल है वहां पहले हम उस टेबल से निकालेंगे, सबसे पहली चीज। अब ऑब्वियस है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसका बेसिक कलर कैसा नजर आ रहा है, आपको रेड दिख रहा है। अब अगर ये रेड दिख रहा है तो उसकी वजह भी है ना, इसके पास स्पेसिफिक पिगमेंट है। तो मैं जिस टेबल की बात कर रही हूँ वापस, क्योंकि मैंने आपको ग्रीन एल्गी कराया या ब्राउन एल्गी कराया या रेड एल्गी अभी कराने जा रही हूँ, तो उन सब में मैंने आपको एक सिंपल सी कौन सी बात सिखा रखी है, और जिससे आसान भी हो जाता है, जिससे क्या होता है आपका ये टॉपिक जो है वो इजी हो जाता है। ये टेबल को हम लोग देखेंगे और यहाँ से सबसे पहले जो पॉइंट्स आपने ऑलरेडी सीख रखे हैं उसको हम कॉपी करेंगे। जैसे अब कॉमन नेम क्या है इसका, रेड एल्गी है, मैम दिख भी रहा है आपको रेड एल्गी है, ठीक है। कुछ बोलना है किसी को? हाँ मैम। हाँ बोलिए। मैम मुझे थोड़ा ब्राउन एल्गी में थोड़ा डाउट है, एल्गिन में। हाँ बोलिए। हाँ मैम, वो एल्गिन में डाउट है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलिए। मैम बोल रहा हूँ वो एल्गिन में डाउट है। एल्गिन में क्या डाउट है? मैम वो एल्गिन क्या है? हाँ। जैसे किस चीज के रिगार्डिंग डाउट है, उसकी कंपोजिशन को लेके या क्या होता है? नेचुरल पॉलीसेकेराइड है, मतलब जैसे आप सारे शुगर्स बनाते हैं ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से एल्गिन जो है वो क्या है, नेचुरल पॉलीसेकेराइड है। देखिए यहाँ पे मैं नोट करके लाइन लिख देती हूँ। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एल्गिन के बारे में, ये पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बोला था। ये देखिए, नोट करके लिख लीजिए। एल्गिन, ये आपका डाउट है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए, अब इसके बारे में मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि ये किसके साथ प्रेजेंट है। तो सेल वॉल की कॉम्पोजिशन को जो आपने देखा उसमें आपको ये एल्गिन जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि अब किसी भी चीज के रिगार्डिंग जो पहला क्वेश्चन अराइज होता है वो उसके नेचर के रिगार्डिंग अराइज होता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस। जो भी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर है दिस वॉल या फिर दिस आउटर कवरिंग, तो उसके बारे में सबसे पहले उसका कॉम्पोजिशन देखना पड़ता है। मतलब कि क्या है, ये प्रोटीन है, लिपिड है, फैट है या पॉलीसेकेराइड है, जो बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा था। तो सबसे पहली चीज ये है कि नेचुरल पॉलीसेकेराइड है ये। हो गया क्लियर? ठीक है। अब नेचुरल पॉलीसेकेराइड की वजह से होता ये है कि जनरली अगर आप इसको ढूंढना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको नेचर में ये कहाँ कहाँ मिलेगा, उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जनरली आपको क्या मिलेगा, ये कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह मिल जाएगा आपको। कहाँ पे? मोस्ट ऑफ द सेल वॉल में अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, ठीक है, इन all species of all species of brown seaweeds, इसमें आपको ये देखने को मिलता है। मतलब साधारण नेम तो हमने सीवीड्स बोल दिया, बट ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? पियोफाइसी। पियोफाइसी को बिलोंग करता है, पता ही पिछली क्लास में सीखा है आपने। तो ये रहा हो गया, ठीक है। अब और अगर मान लीजिए आपके पास आप कोई ऐसा मटेरियल लेके आए हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि क्या है, इसमें
आपको एल्गिन मिल सकता है। तो इसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, अल्कलाइन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। खैर वो तो केमिस्ट्री का पार्ट है, वो तो आप आगे जाके सीखिएगा। समझ आया? अब आगे चले हम लोग, क्लियर है? हाँ मैम। रिप्लाई कीजिए उधर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन यहाँ पे क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा हम क्या सीखे इसमें। तो आपको सीखना ये है कि आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि ये एक पॉलीसेकेराइड है, ना तो लिपिड है, ना प्रोटीन है, ना फैट है, ना न्यूक्लिक एसिड है। क्या है ये? पॉलीसेकेराइड है। बस इतना ही सीखना आपको। चलिए हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो जनरली बोलते हुए समझाते वक्त मैंने आपको बता रखा था, बस कोई बात नहीं। चलिए, तो अभी हम लोग फिलहाल किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? रेड एल्गी के बारे में। अब रेड एल्गी के बारे में जब हम लोग समझते हैं, मतलब रोडोफाइसी, आर फॉर रेड एल्गी, आर फॉर रोडोफाइसी, दोनों ही बातें यहाँ पे आर फॉर है तो अच्छा है। और जब हम इसके स्पेसिफिक पिगमेंट के बारे में बोलेंगे तो यहाँ तो फाइकोइरिथ्रिन है, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे वहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा आर फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। तो पिगमेंट्स जो हैं, मैंने उसके लिए क्या ट्रिक बताया था आपको शुरुआत से लेके अभी तक में, एक बार वापस मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ। देखिए, क्लोरोफिल ए तीनों में लिख देना है, ठीक है। और सीरीज तो आपको वैसे भी यही रखना है। पहले आपको क्लोरोफाइसी लिखना है, फिर पीओफाइसी लिखना है, फिर रोडोफाइसी लिखना है। कई बार बच्चे बोलते हैं मैम हम कंफ्यूज कर जाते हैं, पहले कौन सा लिखना है, पहले पीओफाइसी लिख देते हैं, फिर क्लोरोफाइसी, फिर रोडोफाइसी। जब कभी एग्जाम में ऐसी कंफ्यूजन आए तो हमेशा एक बात को दिमाग में रखिए, क्या, जब आप अल्फाबेट लिखते हैं ना ABCD, तो उसमें C पहले आता है, देन P आता है, देन R आता है या नहीं? तो इस ट्रिक को याद रखेंगे कि जैसे जैसे जिस ऑर्डर में इनके अल्फाबेट्स आते हैं उसी तरीके से सीरीज में आपको इसका टेबल बना देना है, ठीक है। तो पिगमेंट के बारे में मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, तीनों में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर से लेके नीचे की सीरीज में बिठा देना B, C और D। ए के बाद क्या आता है, B, C और D आता है, ये बिठा देना आपको। तो उससे क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकला कि अच्छा इसके पास जो पिगमेंट्स हैं, द पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, ये क्या है इसके पिगमेंट्स हैं, ठीक है। दूसरी बात ये फाइकोइरिथ्रिन है यहाँ पे, बट जब आप एक्सप्लेनेशन में देखना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको वहां पे लिखा होगा आर फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले तो हैबिटेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट के बारे में जब हम देखते हैं तो हैबिटेट जो है फ्रेश वाटर में बहुत कम पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में मिलेगा आपको, सॉल्टी वाटर में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, गुड न्यूज क्या है आपके लिए कि फ्लैजेला जब एब्सेंट है, कहानी खत्म है, तो क्या पढ़े हम, एपिकल एपिकल है या लेटरल है, 2 है, 4 है, 8 है, कहानी खत्म। सबसे अच्छी बात क्या है, एब्सेंट है। तो नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एल्गी या विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एल्गी नेवर रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ फ्लैजेला। तो आपको उसमें रोडोफाइसी को मार्क करना है, किसको, तो आपको इतने डेप्थ में समझते हुए इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। मैंने आपको पिछली क्लास में एक छोटी सी बात समझाई थी कि अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप जितनी पढ़ाई कर रहे हैं ना बस उसमें आपको श्योरिटी देनी है कि अब मैं इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैं सबके आंसर्स कर सकता हूँ विदाउट नेगेटिव मार्किंग। मतलब आप उसमें कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। चलिए अब हम लोग स्टोर्ड फूड पे आते हैं। इसको स्टोर्ड फूड जो है इसका फ्लोरिडियन स्टार्च है। क्या है ये? फ्लोरिडियन स्टार्च है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये भी क्या है, एक रिजर्व फूड है। और हम लोग यहाँ पे बोल भी रहे हैं क्या इसको, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो रीजन ये है कि ये जो एल्गी कैरी कर रहे हैं फ्लोरिडियन स्टार्च, तो कार्बोहाइड्रेट ही है ये। सोच के देखिए आप, स्टार्च तो लगा हुआ है ना इसके साथ, स्टार्च लगा हुआ है तो स्टार्च लगने का मतलब, स्टार्च क्या सिखाया मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में, स्टार्च जो है वो पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो स्टार्च क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। और रीजन ये है कि ये फ्लोरिडियन स्टार्च जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म में तो आपको मिलेगा लेकिन आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको?
आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग लिखते वक्त डिस्कशन करेंगे इसमें। फिलहाल तो इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखा रही हूँ कैसे हमें बेसिक पॉइंट्स लिखने हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो सेल वॉल इसका बना होगा सेल्यूलोज का। पेक्टिन जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा रिजिड होता है, टफनेस प्रोवाइड करने के लिए, स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है। और उसके साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पॉलीसल्फेट एस्टर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो खैर ये टेबल है। एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करूँ अब मैं, मेरे साथ साथ लिखेंगे तो और क्लियर होगा आपको। स्टार्ट करें हम लोग? ठीक है, बस मैं आपको एक ट्रिक बता रही थी कि ये जो टेबल आपके सामने अवेलेबल है उसको आपको करना कैसे है, मतलब इससे आइसोलेट करके आपको रोडोफाइसी के जो फीचर्स है उसको कैसे लिखना है ना। तो यहाँ से हम रेड एलगी की स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो ऐसे दिखते हैं ये, है ना, तो सारे जो इसके स्पीशीज है उसको भी देखेंगे हम लोग। तो रोडोफाइसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मतलब हम यहाँ पे रेड एलगी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसी से स्टार्ट करेंगे, हम इसी से शुरू करेंगे। क्या बोलने का मतलब है, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे कि आखिर इसका जो कॉमन नेम है वो है। कॉमन नेम लिख लीजिए। कॉमन नेम रेड एलगी। ठीक है, हैबिटेट पे आते हैं हम लोग। हैबिटेट के बारे में अगर हम बात करें, मोस्टली प्रेजेंट इन मेरीन वाटर। अब मेरीन वाटर का मतलब है इसकी सैलिनिटी ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्टी वाटर भी बोल सकते हैं, सॉल्ट वाटर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। एंड ब्रैकिश वाटर, while some are present in फ्रेश वाटर। काफी कमी है जो पाए जाएंगे फ्रेश वाटर में। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो पहचान है, मैंने आपको बार बार एक बात रिपीट करी है हमेशा जब भी मैंने आपको ये टॉपिक सिखाया है। कभी कोई आपसे पूछे कि इसके क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, तो पिगमेंट के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है इनको, है ना। तो उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेजर पिगमेंट्स। मेजर पिगमेंट्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, कंटेन्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ऊपर से नीचे की सीरीज में जब हम आएंगे तो मैंने आपको बोला था एक में बी डालेंगे, नेक्स्ट में सी डालेंगे, और इसमें क्या डालेंगे, डी डालेंगे। क्लोरोफिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सीरीज में जब चलते कभी भी कंफ्यूजन आए तो मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बता रखा है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक और जो बच गया हमारे पास, दैट इज आर, स्मॉल वाला यहाँ हम लोग, हाँ आर, और फाइको इरिथ्रिन एज इट इज लिख देना आपको। फाइको, फाइको मीन्स एल्गी होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि गिव अ टर्म फॉर, या फिर मेंशन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी, हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो फाइको मीन्स एल्गी होता है। ठीक है, तो उससे भी याद रखेंगे। और इरिथ्रो मतलब रेड होता है। कितना अच्छा क्लियर हो गया आपको, वर्ड देख के ये चीजें क्या हो गई यहाँ पे क्लियर हो गई। तो हम लोग इसका नाम जो है रख देंगे आर फाइको इरिथ्रीन, ERYTHRIN।
तो ये फाइकोइरिथ्रिन जो है इसको स्पेसिफिक रेड कलर जो है प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। और यही जो है वो स्पेसिफिकली इसको रेड कलर प्रोवाइड करने का काम करेगा। अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जब इसके पास आर फाइकोइरिथ्रिन आएगा तो क्या बाकी के पिगमेंट्स नहीं होंगे क्या इसके पास? तो बाकी के पिगमेंट्स भी होंगे, उनके होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट मेजोरिटी में उसमें क्या पाया जाएगा, अगर वो रेड कलर कैरी कर रहा है दैट मीन्स कि उसके पास क्या है, आर फाइकोइरिथ्रिन तो है ही है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो एल्गी है ना इसकी स्पेशलिटी है, मतलब स्पेशल क्या है इसके बारे में कि ये ना थोड़े ऐसे, हमने किसी भी एल्गी में नहीं लिखा कि ठंडे पानी में पाया जाएगा, गर्म पानी में पाया जाएगा या नॉर्मल वाटर में पाया जाएगा। लेकिन जब हम रोडोफाइसी के बारे में बात करते हैं ना तो इनका ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है आपका वार्मर एरियाज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। They are marine with greater concentration with greater concentration found in warmer areas। जहाँ पे क्या है ये स्पेशली पाया जाता है, ठीक है। और सवाल ये उठता है कि क्या मतलब वाटर में पाया जाना बड़ी बात नहीं है, उसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कहाँ होगा, वाटर के सरफेस पे होगा या फिर ज्यादा डेप्थ में नहीं होगा, ना ऊपर है ना नीचे है, या बेंथिक, एक टर्म आप लोग क्या बेंथिक बेंथिक बार बार यूज करते हैं, या फिर डेप्थ में पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में खासियत क्या है कि ये जो है आपको हर जगह मिलेगा। अब अगर आप सरफेस वाटर पे देखना चाहते हैं तो वहां मिलेगा। दूसरी जो इसमें स्पेशलिटी क्या है कि ये आपको ग्रेट डेप्थ्स में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे लाइट का ना मतलब बहुत ही कम पेनिट्रेशन होगा, जहाँ पे सोलर लाइट जो है बहुत रेयरली जा पाता है, वहां भी ये एलगी जो है खुद को सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे लिख लीजिए, रोडोफाइसी रोडोफाइसी can can survive in both well lighted well lighted regions close to surface water, close to surface water, and also at great depths in oceans where relatively less light penetrates। जहाँ पे सोलर रेडिएशन काफी कम जाएगा, ठीक है, वहां भी ये खुद को सरवाइव करा सकते हैं। इधर दिख नहीं रहा है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एल नहीं आएगा, रिलेटिवली लेस, ठीक है। हो गया, नोट कर दिया सबने?
अब इस पेज को एक बार आप जहां बैठे हैं वहीं आईज बंद करके रिकॉल कीजिए कि आपको ये याद हुआ या नहीं हुआ। हैबिटेट मैंने आपको सिखाया, ये आपको मेरीन वाटर में मोस्टली का मतलब है ज़्यादातर पाए जाएंगे, एक्सक्लूसिवली हमने नहीं लिखा है। अगर हम यहाँ पे एक्सक्लूसिवली लिखते दैट मीन्स कि अच्छा इसका एक भी मेंबर जो है वो आपको कहाँ नहीं पाया जाएगा, आपको फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाएगा। बट मोस्टली बोलने का मतलब है कि इसके कुछ मेंबर्स जो है आपको फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं। मेजर पिगमेंट्स के बारे में जब हम लोग बात करें तो इसको हमने टेबल से ही लिखा है, जो टेबल मैंने आपको ऑलरेडी याद करा रखा है। दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, आर फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, in which R phycoerythrin exclusively provide red color to these rhodophytes। और दूसरी बात ये है कि ये सब के सब कैसे हैं, मरीन है, ये तो पहले ही आपने लिख रखा है। ठीक है, बट एक स्पेशलिटी क्या है कि इनको थोड़ा सा वार्मर एरिया चाहिए खुद को अच्छा सर्वाइव कराने के लिए। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे रोडोफाइसी के बारे में बात करते हैं कि कहाँ पाया जाएगा, ये कौन से डेप्थ में ये पाया जाएगा, तो उसमें एक अच्छी बात ये है कि ये जो एल्गी है आपको सरफेस वाटर पे भी दिखने को मिल जाएगा, और अगर आप बहुत डेप्थ में जाना चाहते हैं वहाँ पे भी आपको ये इजीली जो है वो नज़र आ सकता है। ठीक है, तो ये स्पेशलिटी किसके बारे में, रोडोफाइसी के बारे में। तो ये पेज याद हो गया सबको? यस मैम। आगे चले हम लोग। यस मैम। चलिए, अब इसमें आपको क्या स्ट्रक्चर दिखा, अगर हम इसकी बात करें, आपको यहाँ पे रेड एल्गी दिख रहा है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से श्रब लाइक अपीयरेंस ये शो कर रहा है आपको। अगर मैं आपको पूछूं क्या दिख रहा है, ये आपको क्या माइक्रोस्कोप लगा के देखने की जरूरत है क्या? इसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर तो मैंने रखा नहीं आपके सामने। तो ये जो है ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, मतलब थैलस, थैलस का जब आप प्लूरल कीजिएगा तो उसको THALLI थैली बोला जाता है। बार बार जबकि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती तब भी बच्चे रिपीटेडली मेरे से पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलस और थैली। तो थैलस अगर कभी कोई आपसे बोलता है तो उसका एक साफ सीधा सा मतलब समझिए कि थैलस जो है वो अनडिफरेंशिएटेड मास है वहां पर। अब हम उसमें इसके पास ना तो जाइलम है ना फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम नहीं है तो कैम्बियम भी नहीं होगा, जाइलम फ्लोएम नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनल ऑर्गन नहीं है जो ट्रांसपोर्टेशन का इसमें काम करे और रूट से लेके ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करे वाटर का। ठीक है, तो इसका जो थैलस है, तो थैलस का प्लूरल जो है वो थैली होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। the specific the specific रेड CHALLI ये प्लूरल वर्ड है। ठीक है, इसके ब्रैकेट में अब कहीं ऐसा ना आप ये देखें और अगर आपको थैलस लिखा हुआ आ जाए तो आप ऐसा सोचिए कि मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है ना। तो मैंने विद इन ब्रैकेट क्या किया, इसमें थैलस भी डाल दिया जिससे आपको ये समझ आए दोनों एक ही चीज़ है। जब आपको सिंगल बोलना है तो आप थैलस बोलेंगे, जब आपको इसको क्या करना है एक साथ बोलना है, प्लूरल बोलना है, तो आप क्या करेंगे उसमें उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं, मेरा ये बोलने का मतलब है। ठीक है, थैलस भी बोल सकते हैं, थैली भी बोल सकते हैं, मतलब एक ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ रेड एल्गी, मोस्ट ऑफ रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, आर मल्टी सेलुलर। कैसा है ये, मल्टी सेलुलर। some members of red algae some members of red algae थैलस क्या सिर्फ रेड एल्गी में पाया जाता है? सब में थैलस बोलेंगे हम लोग।
हर किसी एल्गी में थैलस वर्ड का यूज हम करते ही करते हैं। ये जब मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रही थी ना, तभी मैंने आपको ये बात बोल दी थी। ये तो जनरल कैरेक्टर में आता है, ठीक है। सम मेंबर्स ऑफ ओके रेड मैम। एल्गी, हाँ, have have complex body organization। मतलब कुछ ऐसी भी एल्गी है जिसके पास जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स। बोलने का मतलब ये है कि हाँ, वो थोड़ा सा क्या कर रहा है, आपको अपीयरेंस शो करेगा। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे ना, ग्रेसिलेरिया, जिलीडियम सब देखेंगे, तो आपको उसका अपीयरेंस देख के पता चल जाएगा कि इसके पास क्या है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब जरूरी नहीं है कि एल्गी है तो हम, जैसे ग्रीन वाली एल्गी नहीं, आपको ऐसा लगता है काई लगी हुई जगह जगह पे वो जमा हुआ होता है, तो वैसा ही नहीं दिखेगा। ये स्पेसिफिक जो है स्ट्रक्चर अपीयरेंस भी शो कर सकता है, उसके सेंस में यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो रिजर्व फूड पे आते हैं। स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड मतलब रिजर्व फूड के तौर पे ये क्या रखता है ना। तो रिजर्व फूड जो है इसमें, पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेलुलोज है, ठीक है। सेलुलोज के बाद इसके पास क्या है, हाँ, सेलुलोज के साथ जब पेक्टिन प्रेजेंट होता है तो कई बार किताबों में इसको पेक्टोसेलुलोज लिखा होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक साथ सेलुलोज प्लस पेक्टिन को पेक्टोसेलुलोज बोला जाता है, ठीक है। देन आपके पास क्या है, पॉलीसल्फेट एस्टर्स है, पॉलीसल्फेट एस्टर्स है। और एक क्या है आपके पास यहाँ पे, अमाइलोपेक्टिन है, ये भी सुनने को मिलेगा आपको। तो ये कुछ नहीं है, अमाइलोपेक्टिन जो है ठीक जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना, आपकी बॉडी में उसी से सिमिलर है, उसी से मिलता जुलता है। ये जो है ना, ये इसका स्टोर्ड फूड नहीं है, मैं सेल वॉल का नेचर लिख रही हूँ, एक मिनट। ये जो मैंने यहाँ तक लिखा है, सेल वॉल नेचर कर लेंगे, सेल वॉल नेचर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पेक्टिन भी हो सकता है, कई जगह पे आपको पेक्टिन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या होगा इसके वॉल में, वॉल बोलने का क्या मतलब है, अगर आप उसके एक सेल को देखेंगे, उसके एक सेल में ये सारी चीजें जो है उसके आउटर कवरिंग में प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग रिजर्व फूड लिखेंगे, रिजर्व फूड, और स्टोर्ड फूड भी हम इसको बोल सकते हैं, फूड फूड, ठीक है। ये क्या है इसके पास, फ्लोरिडियन स्टार्च है, ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। और फ्लोरिडियन स्टार्च जो है यहाँ पे, तो इसी के बारे में मैं आपको बता रही थी कि फ्लोरिडियन स्टार्च जो है, जैसे अमाइलोपेक्टिन है या आपकी बॉडी का ग्लाइकोजन है, ठीक है, उसके साथ जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो मिलता जुलता है, सेम नहीं है। हम मिलता जुलता यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे कैसे आप 10th क्लास में थे तो होमोलोगस अनालोगस स्ट्रक्चर पढ़ते थे ना, जब हम लोग होमोलोगी की बात करते थे, तो सेम स्ट्रक्चर मिलता है बट सेम नहीं है। सेम होता तो हम वही नाम नहीं दे देते इसको, है ना। चलिए, अब इसके बाद रिप्रोडक्शन पे हम लोग आगे बढ़े, उसके पहले आप इसको, हाँ, अगर आपके दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे सेलुलोज लिखा, क्या लिखा, सेलुलोज लिखा, ठीक है। तो सेलुलोज तो सारे बच्चे को पता है कि ये क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि पेक्टिन क्या है। जब हम पेक्टिन के बारे में बात करते हैं तो इसको क्या समझे हम लोग, तो ये ना मतलब एक जिलेटिनस पॉलीसेकेराइड होता है। जिलेटिनस बोलने का मतलब ये है कि चिपचिपा स्टिकी सा होगा।
कई बार आपने देखा होगा कि फल जब पक जाते हैं ना, फ्रूट्स जब राइपनिंग होती है उनकी, तो आप जब उसको, जैसे मैंगो वगैरह की बात कर रही हूँ मैं, आम जो है पकने के बाद आपने देखा होगा बाहर से कुछ मैंगो ऐसे होते हैं जो स्टिकी होते हैं, जहां से उसका पेटियोल कनेक्टेड था, नोटिस करा होगा आपने, है ना? तो बिल्कुल उसी नेचर का वैसा ही स्टिकी सा जिलेटिनस पॉलीसेकेराइड है, कौन? पेक्टिन है। ठीक है, मैं इसके ब्रैकेट में डाल देती हूँ। इससे पहले कि आप मेरे से अगली क्लास में यही डाउट पूछे, तो मैं पहले यहाँ पे डाल देती हूँ। सेलुलोज तो बच्चे बच्चे को पता है। चलिए, सेलुलोज जो है इसके ब्रैकेट में, ये तो हर किसी को पता है। पॉलीमर ऑफ, क्या लिखूं मैं? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पेक्टिन। ठीक है, soluble gelatinous, soluble gelatinous polysaccharide। बहुत जगह पे आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि कॉपीराइटेड हो गया सेलुलोज और पेक्टिन यहीं के लिए। मैंने रेड एल्गी पढ़ाया तो आप बोलेंगे नहीं, अब रेड एल्गी में मैडम ने पढ़ाया तो और ये कहीं नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो है आपका यहाँ पे पेक्टिन है। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी, जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इतना याद रखना है कि अगर आज के बाद से कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज पेक्टिन, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये एक सॉल्युबल, ना भी बोलिए तो चलेगा, जिलेटिनस नेचर का पॉलीसेकेराइड है, जो कि सेलुलोज के साथ साथ कई बार पाया जाता है ना? बस इतना ही बोलना है। और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पॉलीसल्फेट एस्टर्स के बारे में। तो आपको पता है कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका अपना एक कॉम्पोजिशन है, मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए। पॉलीसल्फेट एस्टर्स, आप देखना स्टार्ट कीजिएगा, ये अपना एक बेसिक जो है कॉम्पोजिशन कैरी करता है, बट आपको इतने डेप्थ में नहीं जाना। ये देखिए, पॉलीसल्फेट जो है यहाँ पे ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट है, ड्रैग नहीं हो रहा, आपको नजर आ रहा है, बस इतना दिख रहा है कि हाँ केमिकल स्ट्रक्चर है इसका, इतना दिख रहा है, सारे बच्चों को नजर आ रहा है? नो मैम। नहीं दिख रहा? अच्छा रुकिए, दूसरा ड्रैग करने की कोशिश करते हैं। एक भी नहीं हो रहा, ये दिख रहा है आपको? ये जो नजर आ रहा है दिख रहा है? नहीं, एक और केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है, पता नहीं ड्रैग क्यों हो रहा है। तो बस यही है कि आपको ये याद रखना है कि अगर हम इसके सेल वॉल को देखते हैं तो ये तीन चीजें जो इसमें प्रेजेंट हो सकती है। और रिजर्व फूड के बारे में जब हम लोग बात करें तो इसके पास क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च है। ठीक है, और फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है मैं ये भी मेंशन कर ही देती हूँ। कैसा है ये आपका? होमोलोगस टू अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। फ्लोरिडियन स्टार्च विद इन ब्रैकेट डाल देती हूँ यहाँ पे। सिमिलर टू similar to amylopectin and glycogen।
चलिए हो गया, आगे चले हम लोग। क्लियर है ये सबको? यस मैम। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि है ही नहीं तो हमने लिखा नहीं इसको, बट इम्पॉर्टेंट तो है क्योंकि अलग से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्गी की कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसके पास कोई भी फ्लैजेला नहीं होता है। एक ही कैटेगरी है हमारे पास, दैट इज रोडोफाइसिस। मैम रोडोफाइट्स। हाँ, flagellum is absent in rhodophyceps. रोडोफाइसी में आपको फ्लैजेलम देखने को नहीं मिलेगा। फ्लैजेलम सिंगुलर हो गया तो मैंने इज लगा दिया, अगर हम फ्लैजेला लिखेंगे तो आर कर देंगे। फ्लैजेला आर एब्सेंट इन रोडोफाइसी। सब कुछ लिखिए आपने, बचा क्या? एज यूजुअल, जैसे हर एक एल्गी की कैटेगरी में आपने क्या देखा था। तो वेजिटेटिवली ये कैसे ग्रो करेगा? फ्रेगमेंटेशन से। असेक्सुअली कैसे करेगा? नॉन मोटाइल स्पोर होंगे इसके पास, ठीक है। और सेक्सुअली कैसे करेगा? ये नॉन मोटाइल गेमेट्स के थ्रू करेगा। तो यहाँ पे मोटाइल नॉन मोटाइल का एक लफड़ा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एज इट इज है। क्या बोलने का मतलब है कि अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, जो पिछली क्लास में मैंने आपको इसका बताया था, वैसे तो हम शुरू से जो रिप्रोडक्शन का जो फेज है वहीं से, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। खैर ये तो थोड़ा पायरिफॉर्म सिर्फ इसी में पाया जाता, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलूंगी, एक अलग से स्पेसिफिक पॉइंट है इसका। और क्या, जो आपने ब्राउन एल्गी पढ़ा था, है ना। तो क्लोरोफाइसी हम लोग लेते हैं, ये रहा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर वेजिटेटिवली हम बात करें यहाँ पे, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये कैसे करेगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेगा। फ्रेगमेंटेशन। हाँ, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेगा। और यहाँ पे जो जू स्पोर है, इसको हटाने की क्या वजह है? ये भी अच्छी बात है, इसको भी आप सीखेंगे। अगर हम जू स्पोर्स बोल रहे हैं तो इसका तो साफ मतलब हुआ ना कि अच्छा ये क्या करेंगे, वहां पे पैसिवली जो है वहां पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पास तो स्टोरी ओवर है ना। ये क्या है? नॉन मोटाइल होंगे। जब इसके असेक्सुअल स्पोर्स के बारे में हम लोग मैम बात करेंगे, एब्जर्व। हाँ, नॉन मोटाइल होगा इसका। अकर्स बाय नॉन मोटाइल नॉन मोटाइल होंगे इसमें, ठीक है। देन उसके बाद जब हम यहाँ पे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो इसमें भी एक स्पेशल चीज क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, तो वो दो तरह से हो सकता है। दो तरह से बोलने का मतलब है कि एक तरीका तो आपको पता ही है, क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम लोग लिखते हैं ना कि ऊगेमस हो सकता है, आइसोगेमी हो सकता है, अनाइसोगेमी हो सकता है, ऊगेमी हो सकता है। बट एक और कंडीशन हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, कि अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों गैमेट्स इसके कैसे हो? नॉन मोटाइल हो। ये एक स्पेशल पॉइंट है इसमें। बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ये लाइन नीचे चली गई है। एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। जब कभी भी फर्टिलाइजेशन होगा दुनिया में, रूल क्या है उसका? हमेशा के लिए रूल है कि उसमें एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा। आप दोनों मेल गैमेट को फर्टिलाइज नहीं करा सकते, आप दोनों फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज नहीं करा सकते। ये तो ऑब्वियस, ये तो कॉमन सेंस है, ये बात तो आपको पता ही है। तो ये स्पेशलिटी है किसके बारे में? रोडोफाइसी के बारे में।
और एक हम अलग से यहाँ पे पॉइंट क्या डालेंगे, जब हमने यहाँ पे लिख ही लिया है ऊगेमी जो है इसके थ्रू ये सिर्फ स्पेशलिटी इसकी क्या है, हालांकि ऊगेमी इज अ काइंड ऑफ अनाइसोगेमी, बट अलग से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऊगेमी कौन परफॉर्म करता है, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ जाएगा वहाँ पे, रेड एलगी आ जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगेमस। कैसा है ये, ऊगेमस है। लेकिन ये इतना सीधा साधा नहीं है ये, बाकी सब में क्या था कि आपने सिर्फ बोल दिया कि गेमेट यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे और बना देंगे। आगे हायर क्लासेस में आप इसमें पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। तो आगे लिख लीजिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद के स्टेप को क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स occur। चलिए यहाँ तक हो गया, अब हम लोग एग्जांपल्स पे चलेंगे इसको। तो नोट कर लीजिएगा, एक चीज नीचे यहाँ कट रही है, मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती मैम नोटेड। हूँ। चलिए ठीक है, अभी एग्जांपल्स पे चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के लिए ना मैं बच्चों को एक ट्रिक बताती हूँ, देखिए। अगर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल्स पे चलें, आपके पास दो तरीका है। चाहे तो आप याद रखिए P2 G2, चाहे आप याद रखिए जो आपको अच्छा लग रहा है G2 P2। क्या रीजन है इसका, क्योंकि जी से दो एग्जाम्पल है, ठीक है। जी से क्या है, दो एग्जाम्पल है आपके पास, ग्रेसिलेरिया एंजेलिडियम, और पी से आपके पास दो एग्जाम्पल है, दैट इज पॉलीसिफोनिया एंड पोरफायरा। तो रेड एल्गी P2 G2 या रेड एल्गी G2 P2 अगर आप याद रखते हैं ना, तो ये तो कंफर्मेशन के साथ आप एग्जाम में कभी नहीं भूलने वाले हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स है वो हमने रेड एल्गी में पढ़ा है या नहीं, है ना। उसके लिए मैंने आपको बोला, बाकी वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, आप अपना ट्रिक भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रोडोफाइटी, रोडोफाइसी को जो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, तो मैंने जो आपको बताया पहला है आपके पास। अब मैं P2 G2 बोलती हूँ आसानी से, तो PG से याद रहता है P2 G2। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखते हैं पोरफायरा, PORPHYRA, पोरफायरा। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं पॉलीसिफोनिया, POLY, जैसी प्रोनाउंसिएशन है वैसी स्पेलिंग है, ये इसमें सबसे अच्छी बात है। सिफोनिया कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना, PHONIA, ठीक है। देन आपके पास क्या है यहाँ पे, अब G2 मैंने बोला, G2 याद कराया मैंने आपको, तो एक हम लोग लिख लेते हैं ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, और एक हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बिलीडियम। पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, एंजेलिडियम। फटाफट इन मेंबर्स को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आज की क्लास में अभी के अभी ब्रायोफाइट स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। ये रहा आपका
पोरफायरा, अब यहाँ बेचारा इतना सा है ही निकला हुआ, देखिए। तो उसमें जो आप बार बार थैलस थैलस में कंफ्यूज हो रहा है ना, ठीक है, हाँ शुक्र ये ड्रैग हो गया कम से कम। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम इसकी बात करते हैं, ये है हमारे पास, ठीक है, दूसरे पेज लेते हैं हम लोग, यहाँ भी ठीक है, एक कोई नहीं रहने देते। पोरफायरा जो है ये, ठीक है, थोड़ा ब्लर है बट कोई बात नहीं, आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब यहाँ कुछ पता थोड़ी चल रहा है, ये ऐसे ही यहाँ पे क्या है, कपड़ेस्ट फॉर्म में आपको एक जो है पोरफायरा दिख रहा है आपको। अब रेड एल्गी है तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा ऐसा है ना, डार्क रेड वाला जो कलर। अब होल्ड फास्ट किसको बोल रहा है? होल्ड फास्ट उस जगह को बोला जा रहा है जिस जगह के थ्रू ये किसी सबस्ट्रेटम से, मिट्टी से, मॉइस्ट प्लेस से, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से जब कनेक्टेड होगा तो हमने उसको किसका नाम दे दिया यहाँ पे? होल्ड फास्ट का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? पोरफायरा है ये, है ना। ये रहा, चलिए पॉलीसिफोनिया देख लीजिए, पॉलीसिफोनिया। हाँ एक चीज है यहाँ पे, जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं मैम हम कंफ्यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी एल्गी का आप फॉर्म देख रहे हैं सब एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, सिमिलैरिटी नहीं है। अगर आप ध्यान से इसको देखने की कोशिश करें तो आपको सिमिलैरिटी नहीं दिखेगी, ना आपको कहीं पता चलेगा। तो ये वहम है आपके दिमाग का कि आपको कंफ्यूजन होता है। आप जब ध्यान से देखिएगा तो सब में क्या है, यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस थोड़े बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं स्ट्रक्चर वाइज मैम जब आप ओनली इसको। क्लोरोफिल ए इज सिमिलर टू ऑल। फिर से बोलिए। मैम ओनली क्लोरोफिल ए इज सिमिलर टू ऑल। ओनली क्लोरोफिल ए इज, उसकी बात नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहा है। मैम सिमिलर टू ऑल द एल्गी। हाँ मतलब सब में एल्गी है, सारे सारे में कॉमन है, यही बोलना चाह रहे हैं ना। हाँ एक यस ही मैम। है जो सब में कॉमन है, हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए तो ये हो गया आपका पॉलीसिफोनिया। अगर इसको उठा के इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा जाता है कि कैसा दिखता है, तो ऐसा नजर आता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा, अगर पहले लैब वाला मैं दिखाती हूँ आपको, कोई बच्चा कहीं से रेड एल्गी पकड़ के लाया और स्टेन करके लैब में देखना चाह रहा है, तो ये दिखेगा आपको बिल्कुल 2000% गारंटी के साथ बता रही हूँ, यही दिखेगा आपको ये वाला। और ये एल्गी का कलर नहीं है, इस खुशफहमी में आप मत रहिएगा, ये आपको एल्गी का कलर दिख रहा है, एक्चुअली दिस इज नॉट द कलर ऑफ एल्गी। ये जो आपको यहाँ पे पिंकिश कलर दिख रहा है ना, ये इसकी स्टेन का दिख रहा है, जिससे आपने इसको क्या किया था, स्टेन किया था, है ना। तो ये मेंबर जो है यहाँ पे, ये क्या है, पॉलीसिफोनिया, दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है, पॉलीसिफोनिया। मैं याद करने के लिए शो कर देती हूँ आपको, बता के बात नहीं, पॉलीसिफोनिया। चलिए सबका इतना ज़्यादा यूज़ है ना कि पढ़ते पढ़ते आप थक जाइएगा, बट हमें थोड़ा आगे सिलेबस भी रन करना है, तो भी हम लोग इससे काम चलाते हैं। आपने देखा, पहचाना, आप समझ गए, अच्छा। जब हम यहाँ पे देख रहे थे पोरफायरा को, तो इसके केस में क्या था कि ये पूरा ऐसी थैलोइड बॉडी जो है आपको दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा, कुछ उठा हुआ है ही नहीं। पॉलीसिफोनिया को जब आपने देखा तो ऐसे जैसे झाड़ीदार झाड़ीदार पौधे नहीं होते, वैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। उसके बाद हम लोग ग्रेसिलेरिया पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब हम यहाँ पे ग्रेसिलेरिया के बारे में बात करते हैं तो इसको भी देख लीजिए, ये रहा आपके पास। आते हैं हम लोग ग्रेसिलेरिया पे, ये देखिए ऐसे जैसे मतलब किसी, इन सब को ना सी वीड्स भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, सी वीड्स कहते हैं। ऐसा लग रहा है, बहुत सारे इमेजेस हैं, ये भी है और भी बहुत सारा है। अगर आप निकालने के बाद थोड़ा ये ड्राई हो जाता तब ऐसा दिखेगा आपको।
ये रहा आपका ग्रेसिलेरिया, दिख रहा है आपको, है ना? ऐसे जैसे कैसे सूखी हुई टहनियाँ होती हैं पतली पतली, वैसा ही दिख रहा है ये। नहीं, अलग दिख रहा ड्राई है सब। रूट्स लाइक। हाँ, सब एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है। ग्रेसिलेरिया है ये। ग्रेसिलेरिया। चलिए, नाम भी और जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपको साथ के साथ यहाँ पे याद हो गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग, एक बच गया अब इसका। ग्रेसिलेरिया तो हो ही गया। जेलिडियम बच गया, जिसको हम लोग आइसक्रीम जेली बनाने में यूज करते हैं, याद आया? हाँ मैम। बताया था ना मैंने आपको, जेलिडियम जो है इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। जेलिडियम नाम ही है इसका, जेलिडियम। ये देखिए, ये है थोड़ा ब्लर है, बट आपको पता चल रहा होगा व्हाट इज दिस, है ना? जेलिडियम है। इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। लिख ही रखा है आपने पहले, दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, पता ही है आपको। ये मैंने आपको ब्राउन एल्गी अभी कंप्लीट कराया है। ब्रायोफाइट स्टार्ट करूं मैं, एटलीस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपको ले ही लेना चाहिए, क्योंकि ब्रायोफाइट यस मैम। जो है, हाँ, उसमें 2 कैटेगरीज है, उसको भी हम लोग देखेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। चलिए, मैं ब्रायोफाइट स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब नेक्स्ट प्लांट कैटेगरी में, बार बार रिपीट कर रही हूँ, देखिए कंफ्यूज मत होइए। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देती हूँ एक बार वापस से। अगर आप प्लांट कैटेगरीज को देखना स्टार्ट करते हैं, इसमें मैंने अभी सिर्फ आपको एल्गी कंप्लीट कराया है, और एल्गी में भी 3 कैटेगरीज पढ़ी है आपने, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है? अब मैं ब्रायोफाइट स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसका मतलब है कि हम अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट किंगडम की पढ़ाई करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं पता चला क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी जो लिखा ग्रीनी एल्गी में जोड़ के सारे पॉइंट फिर वापस चिपका दिया आपने। नहीं, याद रखना है, हम लोग नेक्स्ट प्लांट कैटेगरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जब आप 9th क्लास में थे ना, तो एक आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता था, पता है क्या? आपसे स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता था कि which plant category is known as or referred as amphibians of the plant kingdom, याद आया? एम्ब्रायोफाइट्स। हाँ, अलग से ही क्वेश्चन ही पूछा जाता था आपसे। तो ये हम लोगों ने स्टार्ट करा ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है? आप एक पौधा देखेंगे ना, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। और इतना अनोखा है, इतना अनोखा है, ये दुनिया का ऐसा प्लांट है जो आपको सुन के आश्चर्य होगा। मैंने कभी नहीं पढ़ाया आपको, कोई टीचर कभी नहीं बताएंगे आपको कि किसी प्लांट की प्लांट बॉडी हैप्लॉइड हो सकती है। सोचने वाली बात है, लेकिन ये ब्रायोफाइट है जिसके प्लांट बॉडी के बारे में आप लोग क्या सीखेंगे, हैप्लॉइड होगा। तो अपने आप में एक यूनिक फीचर कैरी करता है ये, ठीक है? सबसे पहले तो जो एक 0 लेवल का आपके पास पॉइंट है, सबसे पहले हम लोग वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है? इसको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको?
एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। चलिए, सबसे पहली चीज ज़्यादा छोटा हो गया नहीं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब क्या होता है? एम्फीबियंस मतलब मैम both lives in water and land. हाँ ठीक है, जैसे हम एम्फीबियंस पढ़ते हैं ना वर्टिब्रेट्स के अंदर, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो हम वहां पे भी क्या पढ़ रहे हैं? एम्फीबियंस पढ़ रहे हैं। एम्फी मतलब होता है ड्यूअस, एम्फी मतलब होता है बोथ, ठीक है। तो इसको हम इसलिए ऐसा टैग दे रहे हैं क्योंकि इसके पास स्पेशल, अब आपके पास है क्या स्पेशलिटी? आप लैंड वाटर दोनों में रह सकते हैं क्या? No कि ma'am. अच्छा अब दशहरे की छुट्टी हो रही है, चलते पानी में रहने, ऐसा होता है क्या? No ma'am. नहीं, नहीं सर्वाइव कर पाइएगा, है ना। बट इसके पास है, इसके पास ये फैसिलिटी भी है और इसके पास ये स्पेशलिटी भी है कि ये क्या कर सकता है, इजीली अपने आप को लैंड पे भी सर्वाइव करा सकता है, वाटर में भी क्या कर सकता है, सर्वाइव करा सकता है, ठीक है। तो एम्फीबियन, सब ये बोलने का मतलब नहीं इसको उठा के ब्रायोफाइट को वर्टिब्रेटा में डाल दीजिएगा, हॉरिबल मिस्टेक हो जाएगा। हम लोग अभी प्लांट किंगडम की पढ़ाई कर रहे हैं। किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? प्लांट किंगडम की पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जिसके बारे में नीट के एग्जाम में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, रीजन क्या है देखिए मैं बताती हूँ। सक्सेशन मतलब समझते हैं क्या होता है? सक्सेशन मतलब देखिए, Ma'am, growth of the plant. एक ना मैं आपको इमेज दिखाती हूँ जिससे आपको समझ आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेशन। कहीं पे अगर इंग्लिश का वर्ड सक्सेशन यूज किया जा रहा है, दैट मीन्स कि आपको वहां पे जो डेवलपमेंट है प्लांट का, एक इकलौते प्लांट का डेवलपमेंट नहीं, प्लांट के आने जाने की एक ही जगह पे जो सीरीज है, वो कब, कौन पहले आया, कौन उसके बाद आया, कौन उसके बाद आया, कौन उसके बाद आया, इसके बारे में वहां पे आपसे डिस्कशन किया जा रहा है। तो होता ये है कि हमारे मोस्टली जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड है, फॉरेस्ट एरिया है, कहीं भी किसी को बनना है अगर, तो जो सक्सेशन है वो थैलोफाइट स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है, स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि जब हम यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करते हैं तो ये बेयर रॉक के ऊपर यही प्लांट का सक्सेशन स्टार्ट करते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट। एक मैं इमेज दिखा रही हूँ आपको इसके लिए, सक्सेशन तब समझ आएगा। सक्सेशन ऑन बेयर मतलब तो समझते ही हैं, जहाँ पहले कभी कोई नहीं था, बिल्कुल रिमोट एरिया में जहाँ से शुरुआत करी होगी इसने, तो यही वहाँ का पायनियर है, मतलब फाउंडर यही है ना। बेयर रॉक्स और सॉइल। अब देखिए इसके लिए ना मैं आपको एक इमेज शो करती हूँ, सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे बच्चे हो जिनको मेरी बात ही नहीं समझ आ रही है कि ये सक्सेशन सक्सेशन कर क्या रही है, तो उसको आपको आपको इमेज से समझ आएगा। देखिए एक 12th क्लास का एक इमेज है इकोलॉजी चैप्टर का, वो आना चाहिए इसमें। सक्सेशन और प्लांट, आ गया देखिए। चलिए इससे बहुत बढ़िया समझ आएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अगर मैं आपको बोलूं एक प्राइमरी के बच्चे की तरह, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, और देखने के बाद आप मुझे पहले बताइए कि आपको क्या दिख रहा है। एबीसीडी इसमें नहीं लिखा, गलती करी है, हालांकि मैं बता देती हूँ आपको। ऐसे तो इतना कॉमन सेंस आपके पास भी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। फॉरेस्ट लिखा ऊपर कट रहा है, ऐसे भी रफ इमेज है, इसको मैं हटा दूंगी, इसको कौन सा यहाँ रखने वाली हूँ, क्लास 12 में पढ़ा नहीं रही आपको। चलिए यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन आएगा, फिर सबमर्ज प्लांट आएंगे, फिर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग आएंगे, उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज आएगा, फिर मार्श मेडो स्टेज आएगा, फिर स्क्रब स्टेज आएगा, फिर फॉरेस्ट आएगा।
अच्छा ये छोड़ दीजिए, आपको इस पे ध्यान नहीं देना, ना आपको पैनिक होना है क्या लिखा हुआ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे बस इतनी सी बात पूछना चाह रही हूँ कि आपको ये देख के क्या लग रहा है, क्या फील हो रहा है, मैम बताइए। ग्रोथ ऑफ द सीरीज ऑफ प्लांट। फिर से बोलिए। मैम ग्रोथ ऑफ द सीरीज ऑफ प्लांट। हम ग्रोथ तो नहीं बोल सकते इसको, ये बोल सकते हैं इंग्लिश में इसके लिए वर्ड ही सक्सेशन है, जो बार बार आपको सक्सेशन सक्सेशन बोल रहा है ना, देखिए ऐसे समझिए। बहुत शुरुआती टाइम जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो इवोल्यूशन के बारे में स्टेटमेंट दिया जाता है कि इवोल्यूशन पानी में स्टार्ट हुआ था। तो फाइटोप्लैंक्टन जो यहाँ पे पानी पे तैरते हुए जो एल्गी है ना, वो नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन के बाद जब कुछ और इवोल्यूशन हुआ आगे जाके, तो आपको सबमर्ज प्लांट्स नजर आए, और इवोल्यूशन हुआ, नीचे वाले तो थे ही थे, फ्री फ्लोटिंग भी आ गए जो सतह पे भी तैर सकते हैं। उसके बाद रीड स्वैम स्टेज बोलने का मतलब ये है कि धीरे धीरे पता चला कि यहीं से इनका रूट तो है, यहाँ पे अवेलेबल प्रेजेंट तो है, अच्छा खासा इन्होंने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया। फिर मार्च मेडो स्टेज आया, यहाँ से चलते चलते लैंड एरिया के ऊपर भी अच्छा खासा कवर करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर सब स्टेज आया, लास्ट में तो जंगल ही बन गया वहाँ पे। बोलने का ये मतलब है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, फाइटोप्लैंक्टन किसको बोला जा रहा है? थैलोफाइट को बोला जा रहा है, ब्रायोफाइट को बोला जा रहा है? एल्गी को बोला जा रहा है, ब्रायोफाइट को बोला जा रहा है? मैम एल्गी। एल्गी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। जब नो आप मैम। खुद ही आंसर कर रहे हैं कि फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी को बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके क्लास 12 के इकोलॉजी के हिसाब से इस जगह पे सक्सेशन जो है, अगर मैं आपको क्वेश्चन ये डायग्राम में चिपका दूं आपके एग्जामिनेशन पेपर में, और मैं साथ के साथ लगे हाथ साइड में क्वेश्चन लिख दूं, मैं आपको क्वेश्चन ये मेंशन करूं कि which plant category initiates the succession of plant in this area, तो आंसर क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन। मतलब फाइटोप्लैंक्टन ने यहाँ पे क्या किया है, सक्सेशन जो है उसको स्टार्ट किया। सक्सेशन मतलब जहां से ये चलना शुरू किए थे। तो यही बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन ये कहानी उल्टी हो जाएगी अगर हम बेयर रॉक पे या मिट्टी में देखेंगे। आप ये कहाँ देख रहे हैं? ये आप पानी वाला देख रहे हैं, ये देखिए पानी से स्टार्ट हुआ है, वाटर से स्टार्ट हुआ है, यस और नो? और समझ आ रहा है दोनों में जमीन यस। आसमान का फर्क है। ये जब मैं आगे सिखाऊंगी आपको, तो ये पानी में स्टार्ट हुआ है, वाटर वाला है। बच्चों को मिस्टेक क्या होता है, बच्चे सोचते हैं वाह मेरा तो नीट का एग्जाम बहुत अच्छा गया, वो ये देखना भूल जाते हैं कि उनसे फाइटोप्लैंक्टन का नहीं पूछा गया है, उनसे ब्रायोफाइट्स का पूछा गया है। अब क्रिस्टल क्लियर है हर बच्चे को? अगर आपसे पूछा गया कि बेयर रॉक पे सक्सेशन किसने स्टार्ट किया, तब आंसर होगा ब्रायोफाइट्स। अगर आपसे क्वेश्चन ब्रायोफाइट्स। पूछा गया, हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया लेक में, नदी में, तालाब में, नाले में, गटर में, कुछ भी पूछा मैम गया, एल्गी अगर और आपसे किसी फाइटोप्लैंक्टन। वाटर रिजर्वायर में पूछा जा रहा है, तो आप फाइटोप्लैंक्टन टिक करेंगे। सबको समझ आया? क्रिस्टल क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए हैबिटेट लिख लीजिए। हैबिटेट बहुत अच्छे से आप जानते हैं। कभी भी आप एक ब्रायोफाइट को उठाइए, उस बेचारे को ले जाके डेजर्ट एरिया में छोड़ दीजिए, दिन भर की धूप में जल के शाम में ही वो क्या हो जाएगा, सोहा हो जाएगा, है ना? तो ये आपको जब भी इसको सरवाइव कराना है, तो आपको इसको डैम्प प्लेस जो होता है ना, नमी वाली जो जगह होती है, डैम्प है, ह्यूमिड है, शेडेड एरियाज है, तो उन सब जगह पे बेचारे जो है वो पाए जाएंगे। काफी डेलिकेट पौधे होते हैं, है ना, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजुअली अकर और फाउंड, कुछ भी लिख सकते हैं, अकर इन डैम्प ह्यूमिड, यहाँ पे क्या होगी, नमी होगी, है ना, एंड शेडेड लोकेलिटीज, यहाँ पे छायादार जगह होगा, एंड शेडेड लोकेलिटीज, ठीक है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। चलिए हैबिटेट लिख लिया हमने। तो आपको मैंने अभी 3 पॉइंट लिखा है, तीनों का तीनों क्रिस्टल क्लियर ब्रेन में प्रिंट हो गया सबके? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? एक अब यस चीज ये मैम। है, उस सीरीज के आधार पे जो प्लांट किंगडम आपने पढ़ा है ना,
उसके बेसिस पे अब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हम लोग लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूं कि ब्रायोफाइट्स आर मोर एडवांस्ड देन एल्गी, तो क्या कोई गलती है इसमें? नहीं। तो हम यहाँ पे इसको दूसरी भाषा में, थोड़ा बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ऐसा लिख सकते हैं, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, द बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। उससे थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि हम इसमें बोलेंगे रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक क्या है, स्ट्रक्चर इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लांट बॉडी ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स is more differentiated, is more differentiated than that of algae। तो रीजन क्या है इसका, वो भी मैं मेंशन कर देती हूँ आपको यहाँ पे। रीजन ये है कि ये रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है कैरी करेगा। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम इसमें रूट स्टेम लीफ ही बोल देंगे कि प्रेजेंट होता है। बहुत फर्क है जमीन आसमान। ठीक है, मतलब हुआ बोलने का, ब्रायोफाइट्स कंटेन रूट लाइक, लाइक लगाएंगे सब में। लाइक बोलने का मतलब ये है, इस पे मैंने आपको एक बार और एग्जांपल दिया था। आपकी शक्ल का मिलता जुलता एक बंदा मैं आपका एडमिट कार्ड लेके एग्जामिनेशन में बिठा दूं, जिसको लिखना भी नहीं आता, तो आप तो फेल ही कीजिएगा ना। तो आपके जैसा दिखने में और इंटरनली आपके जैसा मैम होने में ब्रायोफाइट्स बहुत। में राइजोइड्स होते हैं। हाँ, रूट लाइक जो स्ट्रक्चर आएगा वो राइजोइड्स होगा। तो ब्रायोफाइट्स कंटेन रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक, ये रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, चलिए हो गया ये। असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखे हम लोग, Yes, ma'am. और बस ये हो गया कि इससे आपको दिमाग में एक चीज सेट रहेगी कि अच्छा नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपके दिमाग में, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकलने वाले हैं। Which plant category initiated plant succession on bare rock or soil? Answer is not हेलोफाइट। क्या हो जाएगा वहाँ पे? ब्रायोफाइट हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मेंशन द पिगमेंट्स ऑफ रोडोफाइसिन। Ma'am, R5 ठीक है, chlorophyll और A क्या and क्या D. लिख सकते हैं? हाँ, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। नेक्स्ट है आपके पास, विच कैटेगरी ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, विच कैटेगरी ऑफ एल्गी नेवर पोजेस फ्लैजेला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, Rhodophytes. आगे जाके बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें। तीसरा, सारे ही अच्छे क्वेश्चन हैं, कोई बुरा नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, नेम दैट कैटेगरी ऑफ एल्गी which contains cell wall
which is made up of which is made up of cellulose। अब इसमें खासियत क्या है कि आपका इसमें सेलुलोज भी प्रेजेंट है, ठीक है। सेलुलोज के साथ साथ क्या है, पेक्टिन भी है। पेक्टिन पकड़ना किसको, आप मतलब किससे आपको इसको बिल्कुल डिस्टिंग्विश करना है, तो पॉलीसल्फेट एस्टर से। मैम पॉलीसल्फेट, रोडोफाइल्स। हाँ, एस्टर। Which plant category initiated सक्सेशन, 3 एस आ गया यहाँ पे जल्दबाजी में, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स on bare rock। मैम ब्रायोफाइट्स। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन भी मैं दे देती हूँ ताकि आपको जिंदगी में कभी कंफ्यूजन ना हो इस क्वेश्चन में। मैं एक ये भी क्वेश्चन लिख देती हूँ, नेम दैट प्लांट कैटेगरी which initiated succession of plants in aquatic ecosystem। अब क्या हो जाएगा, मैम एल्गी। यस, एक्वाटिक इकोसिस्टम। अगर आपको याद है, दोनों में क्रिस्टल क्लियर आप डिफरेंस कर पा रहे हैं तो बहुत इंटेलिजेंट है। पूछ के देखिएगा आपके साथ कि जहाँ जो भी बच्चे बायो पढ़ रहे होंगे ना, उनसे क्वेश्चन पूछिएगा, ये भी बताओ कि जो आपके पास क्या है प्लांट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो बताओ बेयर रॉक पे सक्सेशन किसने स्टार्ट किया था। पहली बात उसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। फिर अगर आप पूछिएगा, बोले अच्छा ठीक है ये नहीं पता, दूसरा ही बता दो, एक्वाटिक इकोसिस्टम में सक्सेशन किसने स्टार्ट किया, तो आंसर क्या होगा, दोनों का डिफर करेगा। बेयर रॉक पे जैसे बेयर रॉक बोला जाएगा तो ब्रायोफाइट हो जाएगा, और जैसे आपको एक्वाटिक पानी की बात करी जाएगी तब वहां पे एल्गी और थैलोफाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। इन क्वेश्चंस में कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि हम कर नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को, क्लियर है बिल्कुल। मैम यस। चलिए आगे चले, चलिए 6 क्वेश्चन लिखिए। ये रहा तो 6 क्वेश्चन। Which plant category is known as amphibians of the plant kingdom? Amphibians of the plant kingdom। अब देखिए अभी ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। जब तक मैंने आपसे पूछा है विच प्लांट कैटेगरी इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, आपको पता है ये 1 वर्ड आंसर है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं एंड वाई, अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। क्लियर है मैम बिल्कुल। डिपेंड्स वाटर ऑन फर्टिलाइजेशन। हाँ, बिकॉज दे कैन इजिली सर्वाइव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, है ना। तो आपको अगर ऐसे पार्ट कर दिया गया तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। जो आप बाद में बोलते हैं ना तो बार बार कि हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो तब आपको चाहिए होगा ना जब मैं छोड़ूंगी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस करके रखिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपका। जितने चैप्टर्स में आपको सवाल ही नहीं उठता, इम्पॉसिबल है। मेरे को लिखवा लीजिए स्टैम्प पेपर पे, आपको मैं जितने क्वेश्चंस करा रही हूँ ना इससे बाहर आपको जिंदगी में कभी कोई क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। जितने मैं तो एक भी कोना ही नहीं छोड़ रही आपको क्वेश्चन देने के लिए, है ना। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया।
क्योंकि मैंने पिछली क्लास तक आपको तीनों कैटेगरीज नहीं पढ़ाई थी, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिया था। अब मैं आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे रही हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन। इसको आप जितना अच्छा कर सकते हैं कर लीजिए। ये अब जब आप नेक्स्ट पेपर दीजिएगा तो 2000% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रीज़न ये है कि बच्चे का आधा चैप्टर जो है वो चेक हो जाता है। क्या बोलने का मतलब है कि मैं आपको तीनों एल्गी की कैटेगरी में डिफरेंशिएट करने को बोल रही हूँ। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी। मैम समझ ये आ रहा है? क्वेश्चन पहले भी था। हाँ, थियोफाइसी एंड तीनों का दिया था मैंने। अच्छा हाँ, जिस दिन यस टेबल मैम, कराया तीन ही था, था। सही 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 बोला। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो पहले तो आपने एक प्राइमरी लेवल पे जो टेबल आपने किया था ना, वो 3 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए, अच्छी बात याद दिलाई आपने। अगर आप सिर्फ टेबल के अकॉर्डिंग करते हैं तब वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब क्योंकि आपने पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो देख रखी है, तो अब अगर उसमें पॉइंट्स आप बढ़ाइएगा तो अब आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। रोडो 5 पूरा डायग्राम उस टेबल में एग्जाम्पल नहीं था ना, याद आया? उस टेबल में यस मैम। क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी में एग्जाम्पल नहीं था। अब जो ये क्वेश्चन आप करेंगे तो तीनों का एग्जाम्पल भी आपको डालना पड़ेगा। एग्जाम्पल तो मस्ट है। एग्जाम्पल जो है इन सारे चैप्टर्स की जान है, ये जो शुरुआती चैप्टर्स आप कर रहे हैं, ठीक है। क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में आपको डिफरेंशिएट करना है। 8 क्वेश्चन आप लिख लीजिए। मेंशन द फूड इन रोडोफाइसी। फ्लोरिडन हो गया? स्टार्च। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, give examples of रोडोफाइसी। ट्रिक याद है ना? B2G2 से जैसी याद रखिएगा, आपको हमेशा याद आएगा। यस। अच्छा, पी से 2 एग्जाम्पल थे, कौन कौन से? पॉलीसिफोनिया, पोर्फायरा। G2 से, जी से 2 एग्जाम्पल थे, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ग्रेसिलिया और गर्जेलिडियम। जेलिडियम, हाँ, तो इससे ना याद रहता है आपको हमेशा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपको पता ही है मैं क्या देने वाली हूँ। आखिरी क्वेश्चन, ये भी 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि मैं करा तो देती हूँ बट लास्ट में ना आप पैनिक होना स्टार्ट कर देते हैं, हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, एक्स्ट्रा। भाई, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आपको तब चाहिए होगा ना जब मैं जगह छोड़ूँ, आपको गुंजाइश दूँ मैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करना है। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, राइट और डिटेल्ड नोट ऑन। अब इन तीनों एल्गी से कुछ नीट के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करके शो करूंगी कि आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता है। आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, हमने जो पढ़ाई करी है एल्गी की कैटेगरी के ऊपर, अब हम कैपेबल हैं कि हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन में लिख रही थी, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन रोडोफाइसी, जो कि हर कैटेगरी को पढ़ाने के बाद मैं आपको देती हूँ। जितनी डिस्क्रिप्शन है ना इसके बारे में, जितना लिख सकते हैं आप, एक भी कोना नहीं छोड़ना है आपको इस क्वेश्चन को तैयार करने में। काफी अच्छा और उम्दा क्वेश्चन है। रीजन ये है, उसका रीजन क्या है कि जब अभी आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त कुछ भी रिमेनिंग नहीं छोड़ेंगे तो एग्जाम में तो फिर सवाल ही नहीं होता। एग्जाम में तो छोटी बात हो जाएगी, है ना, कि आप इसका छोड़ दीजिए क्वेश्चन आंसर करना, तो ऐसी कोई बात नहीं, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा आप लोग। और ये तो खैर मैंने आपको ब्रायोफाइट के बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक जो फीचर्स है ना, जो हम किसी ब्रायोफाइट को देख के समझ सकते हैं, क्या बोलने का मतलब है, वो बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है। और बहुत सारा इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन अबाउट ब्रायोफाइट जो है उससे हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप ये देखिए, ये जो ब्रायोफाइट्स किसी को भी अगर आप देखिए, अनोखा ये तरह तरह के ब्रायोफाइट्स जो आपको देखने को मिलेंगे, दोनों अलग अलग है। जैसे एक ऐसा फॉर्म भी आपको मिलेगा और दूसरा जो है आपको ऐसा फॉर्म भी देखने को, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। थोड़ा ब्लर है जिसको मैं करती हूँ। चलिए,
आगे जाके जब आप इसको क्लासिफाई करिएगा ना, तो ब्रायोफाइट्स की दोनों कैटेगरीज आपको जो है वो देखने को मिलेगी, जिसमें आपको कौन सी बात समझ आएगी। एक आप ऐसा भी ब्रायोफाइट देखेंगे जो जैसे कैसे जमीन में चिपका हुआ होता है ना, बिल्कुल ऐसे सतह में ना ये सटा हुआ होगा, एक ये ब्रायोफाइट की कैटेगरी है। और दूसरा ऐसा जो बिल्कुल छोटा छोटा सा, बिल्कुल छोटा छोटा सा, नीचे वाला जो आपको दिख रहा है, हम लोग डिफ्रेंशिएट ही करने वाले हैं इसको इसी बेसिस पे, ठीक है। दूसरी वाली जो कैटेगरी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इसमें आपको दिख रहा है कि अब ये जमीन से क्या है लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि अब अगर इसको पकड़ के आप उखाड़िएगा जमीन के अंदर से, तो कुछ ना कुछ तो आपको रूट लाइक दिखेगा ना वहाँ पे, तो राइजोइट्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे Rhizoids. स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, फिर देखिए ऊपर में लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे करके जो है हम लोग ब्रायोफाइट्स को आगे जाके डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, क्लासीफाई भी करेंगे। अब अगर किसी बच्चे को आज की क्लास से कोई डाउट है, पूछ लीजिए मेरे से। क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, लीव करूँ मैं? Thank you, यस ma'am. मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम।